नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम देखो जो RS अग्रवाल का मैथ है, वस्तुनिष्ठ वाला, ये वस्तुनिष्ठ वाला मैथ को हम शुरुआत कर रहे हैं आज इसकी। और इसका पहला चैप्टर होगा नंबर सिस्टम का, अर्थात नंबर सिस्टम को बोला जाता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति और इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। देखो, इसको हम एक तरीके से क्रम से ही लेकर चलेंगे, जिस तरीके से सिलेबस में दिखाया गया है। पहले जैसे नंबर सिस्टम है, पहला चैप्टर आपका, दूसरे सिस्टम में आपका लेसन ऐसे है, उसी प्रकार से हम इसका क्रम आगे लेकर चलेंगे। तो वन बाई वन हम इसे देखेंगे और शुरुआत करेंगे इसकी। अब देखो, एक वीडियो में तो आएगा नहीं क्योंकि बहुत लंबे चैप्टर है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, पार्ट में तोड़ेंगे इसको। जैसे ये चैप्टर नंबर 1 है, तो इसकी अगली जो वीडियो आएगी 1.1, उसी तरीके से 1.2 और उसी तरीके से 1.3। तो इस तरीके से लगभग 3 से 4 वीडियो हर चैप्टर की बनेगी। पहले चैप्टर जब पहली क्लास होगी आपकी, उसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा कि किस तरीके से सवाल बनते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर। उस पर पहले चर्चा की जाएगी और उसके बाद में जो आपके जितने भी सवाल दिए हुए हैं वस्तुनिष्ठ अंकगणित में, RS अग्रवाल वाले में, वो सबको वन बाई वन सॉल्यूशन दिया जाएगा यहाँ। ठीक, और इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है। कोई भी वहां पर आप एक ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज। आज हम अपना देखेंगे कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से कार्य करता है इसका। ये नंबर सिस्टम आखिर, संख्या पद्धति आखिर होती क्या है। तो संख्या पद्धति को हम कैसे दिखाएंगे, देखो, संख्याओं को दिखाने का आपका नंबर को कई तरीके हो सकते हैं। जैसे आप दशमलव पद्धति पर भी दिखा सकते हैं, मतलब डेसिमल नंबर पर भी, और आप द्विआधारी पद्धति पर भी दिखा सकते हैं, जैसे बाइनरी नंबर। जैसे आप देखते हैं, जैसे मैं आपसे कह दूं 12, 12 को जरा बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो वो कंप्यूटर में होता है इस तरह का काम बाइनरी का। लेकिन बाइनरी का सिलेबस, हमारे बाइनरी का जो है ये कॉन्सेप्ट, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में डेसिमल नंबर, इनको पढ़ेंगे। और डेसिमल नंबर हमारे जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, वो कहाँ तक जाते हैं आपके, आप जीरो को भी शामिल कर सकते हैं। ये हमारे डेसिमल नंबर होते हैं इसमें। इन्हीं के बारे में पढ़ना है और हमें इनके बारे में नहीं पढ़ना फिलहाल, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है और ना ही इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मैथ में दिया हुआ है जो हम मैथ पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी नंबर सिस्टम की, और इसमें भी नंबर सिस्टम में भी पढ़ेंगे डेसिमल को। तो देखो, संख्याओं को कैसे, संख्याओं कितनी संख्याओं को दिखाया जा सकता है, तो केवल हमारे पास 10 संख्याएं होती हैं। 10 संख्याएं कौन सी, 1 से लेकर 9 तक, और इसमें उसके बाद में जीरो को और शामिल कर लो। कितनी संख्याएं बन जाती हैं, टोटल टोटल संख्याएं बन जाती हैं। तो देखो, इन संख्याओं को भी हम दो भागों में बांट देते हैं। जैसे एक होती है हमारी सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे, देखो, इन कॉम्प्लेक्स नंबर को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसे एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कैसे, रियल नंबर होता है, रियल नंबर। और रियल नंबर में ही हमारे क्या होते हैं, जो आप देखेंगे आगे चलकर, भाज्य, तो सॉरी, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं को लिया जाता है इसके अंतर्गत। तो आगे देखेंगे। अब इसमें भी वास्तविक की संख्याओं में भी देखो कुछ पॉइंट और आते हैं। ये दशमलव प्रकार की भी होती हैं और इनकी पुनरावृत्ति भी होती है। जैसे जिसे समाप्त किया जा सके उसे की पुनरावृत्ति, उसे पुनरावृत्ति कहते हैं। और दशमलव रिपीट हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो इस तरीके की जो पी अपॉन क्यू के रूप में आएगी संख्या, जैसे पी अपॉन क्यू है, तो जो पी अपॉन क्यू के रूप में आएगी संख्या, वो क्या कहलाएगी, आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3/5, 2/3, 1/3, ये सब क्या है, आपकी परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं में भी कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो शांत होती हैं, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो अशांत होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/2 को यदि हम दो को दो से भाग दे दें, एक को, तो कितना बनेगा, 0.5। तो इसके बाद क्या होगा, ये संतुष्ट हो जाती है, संख्या शांत हो जाती है। लेकिन यदि मैं वहीं कह दूं 1/3, तो ये जो संख्या है ये आपकी दशमलव लगने के बाद में शांत नहीं होगी, ये 3 3 की पुनरावृत्ति बार बार करेगी। इसलिए कहते हैं कि कुछ संख्याएं पुनरावृत्ति पर समाप्त होती हैं और कुछ संख्याएं डायरेक्टली समाप्त हो जाती हैं। तो इसलिए 1/3 क्या है, 1/3 की क्या होगी, ये जो 3 है, इसकी बार बार पुनरावृत्ति होगी और इसका एंड संभव नहीं है। जबकि 1/2 को यदि हम भाग दें में 2 से, 1/2 में, सॉरी, 1 में 2 से भाग दें तो क्या बनेगा, केवल 0.5। उसके बाद में क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। लेकिन 1/3 शांत नहीं होती।
तो वही कहता है कि किसी की पुनरावृत्ति होगी और किसी की पुनरावृत्ति नहीं होगी। जैसे देखो 22/7 है आपके पास संख्या। यदि 22/7 संख्या है तो ये क्या है? देखो पाई, ये 22/7 जो है ये पाई का मान है। जब तक ये 22/7 लिखा हुआ है तो ये एक परिमेय संख्या कहलाएगी। और यदि वो कहते कि पाई का मान पाई है एक, तो पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये आप ध्यान रखना पूरी तरीके से कि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो वर्गमूल के रूप की होती हैं, जैसे √3, √2, √5, √6। ये सब संख्याएं क्या है आपकी? ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आती हैं। इनके बारे में डिटेल देखेंगे आगे जब हम वास्तविक नंबर या रियल नंबर पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर ही उन्हीं के पार्ट बनेंगे ये दोनों जाकर। फिलहाल एक यहाँ पर आइडिया ले लो। और जबकि जीरो क्या है? जीरो एक सम संख्या की श्रेणी में आती है। अब देखो जीरो सम संख्या की श्रेणी में क्यों आती है, ये अभी आप रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आप ऐसे देखें इसको, यदि मैं कहूँ कि सम और सम का जोड़ करूं, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? सम संख्या ही आएगा। दो सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या ही आता है। अब दो विषम संख्याओं का योग, दो विषम संख्याओं का योग क्या आएगा? हमेशा निकलकर एक सम संख्या ही आएगा। फिर एक सम को ले लो और एक विषम को ले लो। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा निकल कर वो क्या आएगा? विषम संख्या ही आएगा। अब देखो मान लो पहली सम संख्या आपकी 2 है, दूसरी सम संख्या 4 है, तो दोनों को जोड़ो तो कितना रिजल्ट बनेगा? 6। उसी तरीके से विषम संख्या 1 है और विषम संख्या 3 है, तो दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा रिजल्ट निकलेगा? 4। इसका मतलब 6 विषम संख्या है और 4 विषम संख्या है। उसी तरीके से आप 2 को ले लो और विषम संख्या में 1 को ले लो। संख्या कुछ भी ले सकते हैं लेकिन विषम होनी चाहिए। तो रिजल्ट क्या निकल रहा है? 3। अब जरा जीरो की तरफ को आओ। यदि जीरो को आप पहली बार में क्या मान रहे हो? सम। सम मान लो, तो हमने यहाँ पे सम मान लिया जीरो को। और उसके बाद में क्या रख दिया? जीरो में 4 जोड़ दिया, तो कितना बना रिजल्ट? कितना बना? 4। 4 कैसी संख्या है? एक सम संख्या। इसका मतलब ये तो हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो जरा जीरो को एक बार विषम मान के देखो, तो जीरो को हम विषम माने तो कितना जोड़ दो? इसमें 3 जोड़ दो। और जब आप 3 जोड़ोगे तो रिजल्ट कितना निकलेगा? 3। तो क्या एक रिजल्ट आना क्या चाहिए था? सम। लेकिन आया क्या निकल के? विषम। इसी वजह से क्या है कि जीरो एक सम संख्या है। चाहे यहाँ पर जोड़ लो, यदि आप अब आप इसमें कुछ भी मान लो, तो हमारे दोनों जो रिजल्ट निकले वो कैसे निकले? अपोजिट निकले। तो जो हमारा सम का रिजल्ट है वो निकल कर आता है, जबकि जो विषम संख्या मानते हैं हम जीरो को, तो वो हमारा रिजल्ट निकल कर नहीं आता। इसलिए कहा जाता है कि जीरो एक सम संख्या की श्रेणी में आती है। अब जैसे यदि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, परिमेय संख्या मतलब 1/2 मान लो और 1/3 मान लो, इन दोनों संख्याओं के बीच में यदि वो कह दे कि कितनी संख्याएं होंगी, कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो इनके दोनों के बीच में अनंत संख्याएं होंगी। ये आप ध्यान रखना। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। और इसका फॉर्मूला है निकालने का ये वाला, ए के प्लस बी और इंटू कितना? के प्लस एक। अब जब वहाँ के क्या होगा, बार बार हम क्या करेंगे? एक पहले के का मान 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यदि हमसे पूछा जाए कि 1/2 और 1/3 के बीच में परिमेय संख्या निकालो, तो कैसे निकालोगे? देखो ये तो ए हो जाएगा आपका शुरू वाला एक, और ये जो बी है ये आपका 2 हो जाएगा। जैसे अब आप इसको देखो जरा कैसे निकालोगे। के का मान हम पहली बार में क्या रखेंगे? 1। तो इसका मतलब जो हमारा फॉर्मूला है ए के प्लस बी और बटे आपका के प्लस एक। तो ए का मान कितना? 1। के का मान भी आप 1 ले लो, यहाँ से 1 उठा लो। तो 1 गुणा क्या हो जाएगा? 1, और प्लस कितना? बी का मान कितना? 2, और बटे कितना? 1 प्लस 1। तो 2 और 1 कितना? 1 एकम 1, 2 एकम कितना हो गया? 3। 3 और 3 और 1 और 1, तो 3/2। अब यदि आपको अगली संख्या निकालनी है, अगली संख्या के लिए क्या होगा? ये जो 3/2 है, ये 3 तो ए बनेगा और जो बी बनेगा वो 2 बी बनेगा। उसी प्रकार से अब आप क्या करोगे? के का मान चाहे नहीं, ऐसे ना करके इसे ऐसे कर लो। 1/2 में आप क्या कर लो? 1/2 है जैसे, तो ये आपका ए है, ये आपका बी है। अब आपको क्या करना है? 1 गुणा 2। अब आप के का मान क्या रख लो? यहाँ पर 2 रख लो। जब के का मान 2 रखोगे तो प्लस कितना है? 2, और बटे कितना हो जाएगा आपका? 2 प्लस 1। तो देखो 2 एकम 2, दो दो 4, 4 2 और 1 3, तो 4/3 अगली संख्या निकल जाएगी। इसी प्रकार से हम सारी संख्या को निकालेंगे। और इस प्रकार करते हुए कहाँ तक पहुंचेंगे हम? 1/2 1/3 तक। और ये ध्यान रखना हमेशा कि जो हमारी सिचुएशन बनेगी वो इनके बीच की ही कहीं ना कहीं निकल कर आएगी। तो देखो पुनरावृत्ति नहीं होती किनकी? जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती उसे नॉन पुनरावृत्ति दशमलव कहते हैं, अर्थात अशांत संख्या कहते हैं। जो शांत नहीं हो रही, अशांत संख्याएं होंगी। जैसे अब देखो
कोई एग्जांपल ले लो, 1 4 2 4 5 4 3 6 2, ये कोई क्रम नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं कर रही है, ये नॉन पुनरावृत्ति की श्रेणी में आएंगे। जैसे 1/3 था, 1/3 में किसको पुनरावृत्ति पे लिया उसने, 3 को पुनरावृत्ति पे लिया, बार बार क्या आ रहा था वहां पर, 3 आ रहा, तो इसलिए उसने 1/3 को पुनरावृत्ति पे लिया। इनकी पुनरावृत्ति हो रही है लेकिन इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। नेक्स्ट, पूर्णांक। क्या होते हैं पूर्णांक? सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। 3 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो पूर्णांक। यदि आप देखो, सभी पूर्णांक कैसे होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, ये ध्यान रखना। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो इनके बटे में तो आप 1 तो लिख ही सकते हो, तो इसलिए क्या बन जाती है, भिन्न के रूप में बन जाती है, इसलिए कहा जाता है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या के रूप में होते हैं। अब जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाली लाइन ड्रॉ, बीच में हम किस सेंटर पे किसको मानते हैं, जीरो को, और जीरो से यदि हम आगे बढ़े प्लस की संख्याएं आती हैं इस तरीके से, और यदि जीरो से हम पीछे हटे तो माइनस की संख्याएं आती हैं इस तरीके से। तो ये कहाँ तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक, ये भी इन्फिनिटी तक। तो इसी लाइन पर जो हमने ड्रॉ करेंगे, इसी में ही आपके धनात्मक पूर्णांक भी मिलेंगे, इसी में ही आपके ऋणात्मक पूर्णांक भी मिलेंगे, और इसी में ही आपके क्या मिलेंगे जी, इसी में ही आपका जीरो पूर्णांक भी मिलेगा। तो इसका मतलब जीरो भी क्या है, एक जीरो भी एक पूर्णांक है। ठीक। अब कुछ संख्याएं काल्पनिक होती हैं, जिन्हें हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। यदि आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो वहां पर 11th और 12th क्लास में इमेजिनरी नंबर निकाल ले जाते हैं, लेकिन इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये भी आप ध्यान रखना। तो इसलिए हम इनको यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर कैसे होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं जैसे ये, जैसे माइनस का 1, जैसे माइनस का 3, ये सब क्या है, आपके इमेजिनरी काल्पनिक नंबर है, इनका कोई सॉल्यूशन खासा निकलता नहीं। और इन्हीं को इसलिए हम क्या करते हैं, जहां पर माइनस होता है, जैसे -1 है ये, इसको हम क्या लिख देते हैं, आयोटा। इसको आई स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। तो उसी से ही हम इसे डिफाइन कर पाते हैं। वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो हम यदि कहीं मौका लगा तो फिर बताएंगे इसको। अब आते हैं अपने मेन संख्याओं पर। तो मेन संख्याएं कौन सी, एक तो होती है हमारी प्राकृत संख्या। तो वो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, जिन संख्याओं से वस्तु की गणना की जाती है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। बस ये ध्यान रखना कि प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल नहीं किया जाता। यदि आप जीरो को शामिल कर देते हैं तो ये पूर्णांक बन जाएंगे, प्राकृत संख्या नहीं होंगी, क्योंकि पूर्णांकों में जीरो भी शामिल होती है। तो इसलिए आप प्राकृत संख्याओं में से जीरो को हटाओ और बाकी सारी संख्याएं ले लो, अनंत तक ले जाओ, लिखो। जीरो को यदि कह रहे हो कि जीरो एक प्राकृत संख्या है तो नहीं, लेकिन यदि आप 10 को कह रहे हो एक प्राकृत संख्या है तो हाँ। इसका मतलब क्या है, जीरो का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन यदि किसी संख्या के साथ लग जाए तो वो क्या है, पूरा अपना अर्थ देती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जीरो, केवल जीरो को लोगे तो प्राकृत संख्याओं की श्रेणी में वो नहीं आएगी। दूसरा, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, यदि संख्या के गुणनखंड में संख्या से भाग देते हैं और जो बची संख्या का योग यदि संख्या के बराबर हो जाता है तो वह क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। इस तरह की कोई कंडीशन बनती है यहाँ पर पूर्ण संख्याओं में। अब देखो, शून्य को शामिल करने पर क्या होता है, शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का परिवार मिलता है। इसका मतलब यदि आप देखें कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, ध्यान रखना कि प्राकृत प्लस पूर्ण, दोनों में एक ही अंतर क्या है, एक केवल अंतर यह है कि संख्याएं तो आपको यहाँ पर मिलेंगी ये इन दोनों में, लेकिन प्राकृत संख्याओं में जीरो नहीं मिलेगी, बस इतना ध्यान रखना। 6, 7, 8 और 9 में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या होगी, अब आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण संख्या होगी। देखो, 6, 7, 8, 9 में से कहने के लिए तो सारी संख्याएं पूर्ण होंगी क्योंकि पूर्ण संख्या की श्रेणी में आती हैं। लेकिन यदि इस तरह के ऑप्शन बनते हैं तो आपको क्या करना है, पहली वाली संख्या ही ठानी है कि ये हमारी क्या बनेगी, पूर्ण संख्या की श्रेणी में आएगी। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होंगे, जब संख्याओं को धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं के साथ दर्शाया जाता है तो इनसे बने समुच्चय को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। चलो, पूर्णांकों में हम किसको शामिल कर देंगे, सभी को शामिल कर देंगे, जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया था, ये लाइन, बीच में सेंटर में जीरो, इससे आगे आपके पॉजिटिव नंबर और इससे पीछे आपके नेगेटिव नंबर, इससे पीछे। तो यही सब क्या कहलाते हैं, ये सब के सब आपके पूर्णांक कहलाते हैं। अब देखो, परिमेय संख्या क्या हो, जब दो संख्याओं को भिन्न के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब ये देखो, ये हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं, रियल नंबर, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या का ही पार्ट होती है परिमेय संख्याएं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं दो संख्याओं के मिलने से बनती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यदि हम दोनों संख्याओं को मिला दें
तो वास्तविक संख्याओं का निर्माण हो जाता है। अब परिमेय संख्या कैसी होती है? वो भिन्न के रूप की होती है। और भिन्न कैसी होती है? भिन्न होती है अंश बटे हर के रूप की। ये होती है जैसे 5/4, 3/2, 1/2, 3/5, 7/2। ये सब संख्याएं क्या होंगी? इनका भी कोई और छोर नहीं है। सबसे ये भी कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। अपरिमेय संख्या जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में नहीं दर्शाया जाता, अर्थात उन्हें वर्गमूल के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे √5, √3, √2। नीचे बताया कि पाई भी क्या है? पाई भी एक अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आती है, जबकि पाई का मान 22/7 वो किसकी श्रेणी में आता है? वो परिमेय संख्या की श्रेणी में आता है। ये आप ध्यान रखना। अब देखो वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब आपने परिमेय पढ़ लिया, अपरिमेय पढ़ लिया, तो वास्तविक संख्या आपने अपने आप पढ़ लिया। इसमें क्या करेंगे? दोनों को शामिल कर देंगे इस तरीके से। और जब आप दोनों को शामिल कर दोगे तो क्या होगा? जैसे 5/4, 3/2, √5, √3, √2 और पाई। पाई भी एक वास्तविक नंबर की श्रेणी में आएगी। तो देखो यहाँ से कुछ रिलेशन बनते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं, ये मेरे पास परिमेय संख्या, ये मेरे पास अपरिमेय संख्या, और इनका एक डायग्राम से देख लेते हैं। ये है आपका रियल नंबर, ये है आपकी परिमेय, और ये है आपकी अपरिमेय। अब देखो यहाँ से क्या क्या रिजल्ट निकालते हैं हम। क्या सभी परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं? देखो, क्या सभी परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं? नहीं। दोनों में कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक भी। यदि मैं कहूँ क्या सभी अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं? नहीं। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। देखो 5/4 बिल्कुल अलग है किससे? √5 से। ये वर्गमूल के रूप की होती है, ये भिन्न के रूप की होती है। तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अब मैं आपसे कहूँ कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, ध्यान से सुनना, कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, क्या ये भी कंडीशन सही है? देखो, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि वास्तविक संख्याओं की तो अंतर है ये। उसी तरीके से क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं? हाँ, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। उसी प्रकार से सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सभी परिमेय संख्या नहीं आती भैया, कुछ अपरिमेय भी आती हैं इसके साथ। इसलिए क्या कहा जाता है कि कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं और कुछ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। तो ये रिलेशन हमेशा ध्यान रखना कि ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में फंसाने का प्रयोग किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। और यदि आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर गए तो फिर आपको कोई फंसाने वाला नहीं है। तो आराम से सवाल को आप क्रैक कर जाएंगे। सम संख्याएं क्या होती हैं? देखो, सम संख्याएं क्या होंगी? वे संख्याएं जो क्या होती हैं, जो दो से पूर्णतः कट जाएं, या किसी संख्या का यदि इकाई अंक 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, या 0 आ रहा है, तो वो संख्या हमेशा किससे कटेगी? वो संख्या हमेशा 2 से कटेगी। और 2 से कटने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 8। ये बताओ कि ये किससे कटेगी? 2 से कटेगी? हाँ, बिल्कुल कटेगी। देखो, यदि आप देखें तो इकाई अंक कितना है इसका? 8। 8 को जरा 2 से भाग देकर देखो तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसलिए क्या संख्या होगी? ये एक सम संख्या होगी। तो सम संख्याओं को हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसी विषम संख्याएं क्या होंगी? जो 2 से नहीं कटती हो, वो आपकी विषम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एटसेट्रा। अनंत तक जाएंगे, इनका भी कोई और छोर नहीं होता। तो देखो, यदि आपसे सवाल करते हैं कि ये बताओ कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी आपकी? तो अब आप ये कहेंगे जी पीछे तो आपने अभी बताया कि 0 एक सम संख्या है, तो 0 तो 2 से छोटी है। ऐसा देखो होता है, ऐसा लेकिन कब होता है? क्योंकि अभी पीछे भी मैंने आपको क्या बताया था कि 0 का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये भी आप ध्यान रखना, यदि कोई 0 का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसलिए आप 0 को एक सम संख्या पूरी तरीके से नहीं मानेंगे। मतलब सम संख्या तो मानेंगे, लेकिन उसे प्रथम सम संख्या नहीं मानेंगे। किसी के साथ लगकर ही वो सम संख्या बनेगी, वरना अदरवाइज वो किसी के साथ नहीं लगती तो वो सम संख्या की श्रेणी में नहीं बनती। इसलिए सबसे छोटी सम संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी? तो और उसी प्रकार सबसे छोटी विषम संख्या क्या बनेगी? तो सबसे छोटी विषम संख्या बनेगी आपकी। अब सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या का अंतर बताओ जरा क्या है? अंतर बताएं तो 2 में से घटा लो 1 को, कितना बनेगा? 1। यदि वो कहते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का गुणनफल बताओ, तो 2 गुणा 1 कर लो, तो आंसर कितना? 2। यदि सम संख्या को विषम संख्या से सबसे छोटी सम संख्या को सबसे छोटी विषम संख्या से भाग दिया जाता है, तो भागफल क्या होगा? तो इसका मतलब क्या है? भागफल फिर भी क्या आने वाला है?
तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। जोड़ के लिए भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग कितना होगा, तो दोनों को जोड़ लो। 2 + 1 तो कितना रिजल्ट निकलेगा, 3। तो इस तरीके से सवाल बन जाते हैं। अभाज्य संख्याएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखो, वे संख्याएं जो केवल और केवल एक और अपने आप से कटती हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर सिस्टम इतना है कि वे संख्याएं या तो वो एक ऐसी संख्या, जैसे मान लो 2 है, ये क्या संख्या जो है आपकी 2, या तो ये एक से ही कटेगी या फिर ये अपने आप से ही कटेगी, अदरवाइज और किसी तीसरी संख्या से नहीं कट सकती। जैसे 6 है, 6 को देखो एक भी काटेगा, देखो एक तो सभी को काट देता है, और जो संख्या होती है वो स्वयं से भी कट जाती है। लेकिन ये जो 6 है आपकी, ये 2 से भी कट रही है, ये 3 से भी कट रही है। इसका मतलब क्या है, ये एक अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आएगी। वो किसकी श्रेणी में आएगी? वो आएगी आपकी भाज्य संख्या की श्रेणी में। कैसे? डेफिनेशन क्या है अभाज्य संख्या की? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल या तो एक से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी, अन्य किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेंगी। वो अभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। 13 के बाद में आप 17 ले सकते हैं, 19 ले सकते हैं, 23 ले सकते हैं, 29 ले सकते हैं, 31 ले सकते हैं, अदरवाइज अदरवाइज अनंत तक जा सकते हैं। तो इनका भी कोई ओर छोर नहीं है। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो ये भी सवाल किया जा सकता है कि आपसे कि ये बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? 2 कहलाती है। एक को देखो अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि हर संख्या को कौन काट रहा है? एक। और एक को एक स्वयं भी एक ही है, तो इसलिए क्या है कि कम से कम दो संख्याएं चाहिए कटने के लिए। ये दो संख्याओं से तो कटे ही कटे। और जबकि एक भी एक से भी कट रही है और वो स्वयं से भी कट रही है, जबकि स्वयं भी एक है। तो इसलिए एक को हम क्या नहीं करते, अभाज्य की श्रेणी में नहीं रखते। एक आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाएं, तो वो भाज्य संख्या की श्रेणी में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल लो, जैसे 4 का। 4 को देखो आप, 4 एक से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 किसी और से भी कट रहा है, हाँ, 4 2 से भी तो कट रहा है। तो इसलिए ये क्या होगा, ये एक भाज्य संख्या की श्रेणी में आएगा। उसी तरीके से 15 को देखो, 15 किससे कट रहा है? एक से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। लेकिन 15 आपका 3 से भी कटेगा और 15 आपका 5 से भी कटेगा। उसी प्रकार 18 को ले लो आप। 18 किससे कटेगा? 18 आपका एक से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो ये सब क्या है? ये भाज्य संख्या है। कुल मिलाकर बात इतनी है कि भाज्य संख्याओं में वे संख्याएं जो एक से भी कट रही है, अपने आप से भी कट रही है, तथा किसी अन्य संख्या से भी कट रही है, तो भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है जो एक से कट रही है, स्वयं से कट रही है, लेकिन किसी अन्य संख्या से नहीं कट रही, अभाज्य संख्या कहलाएगी। सहभाज्य संख्याएं क्या होती है? वह संख्याएं, देखो संख्याओं का वह जोड़ा जिनका में से हमेशा एक आता हो, सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे आपस में 2 और 3 का में से निकाल के देखो तो कितना आएगा? एक ही आएगा। 7 और 8 का में से निकाल के देखो तो कितना आएगा? एक ही आएगा। 7 18 और 23 का में से निकाल के देखो तो क्या होएगा? तो संख्याओं का वह जोड़ा क्या है? इनका भी में से क्या आएगा? एक ही आएगा। तो आप में से निकालना जानते हैं? तो में से में क्या होता है, जो संख्याएं होती हैं उनमें जो कॉमन होता है वही हमारा में से होता है। जैसे 2 को क्या तोड़ सकते हैं? 2 गुना 1। 3 को क्या तोड़ सकते हो? 3 गुना 1। तो कॉमन क्या है 2 और 3 में? यदि आप देखें तो 2 और 3 में कॉमन केवल एक है। तो इनका में से क्या बनेगा? केवल एक। तो इस तरीके से मैसे निकालते हैं। हालांकि पूरा चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 2, वहां पर मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से मैसे निकाला जाता है। ठीक। ट्विन संख्याएं क्या होती हैं? ट्विन का मतलब होता है दो, और दो का मतलब अभाज्य संख्या। ऐसी कोई भी दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर क्या बन जाए? दो हो, जिनमें अंतर दो हो, वो ट्विन संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5 और 7, और भी ले सकते हैं, हाँ, 11 और 13। तो ये भी संख्याएं कैसी हैं? ट्विन संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनका, वे दो संख्याएं जिनका में से या जिनका अंतर कितना हो, दो आता हो, वो आपकी ट्विन संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो, कुछ भाज्यता पर भी नियम आधारित होते हैं। जैसे तो वो भाज्य बराबर होता है किसके? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। कैसे? जैसे मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास 7 है, 7 को जरा 2 से भाग दो, तो कितनी बार जाएगा? 2 × 3 = 6। 7 में से 6 गया, एक। तो ये जो बना, ये क्या है आपका? एक जो बना, ये है आपका शेषफल।
और ये जो 3 है आपका, ये है आपका भागफल। और उसी के साथ साथ ये जो 2 है आपका, ये है आपका भाजक। और ये जो 7 है आपका, ये है आपका भाज्य। भाज्य की श्रेणी में। और इसी से ये फॉर्मूला बना हुआ भी है। ध्यान रखेंगे शेषफल हमेशा जुड़ता है। हमेशा शेषफल जोड़ोगे आप। और यदि शेषफल नहीं जोड़ पा रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो भाज्यता का नियम बनता है वो इसी फॉर्मूले से लेकर बनता है। अब आप देखो, ये क्या है, 2 क्या है, भाजक। भाजक क्या है, जिससे भाग लगाया जाता है उसे भाजक कहा जाता है। भाग किससे लगाया जा रहा है 7 को, 2 से। जिसमें भाग लगाया जाता है उसे भाज्य कहा जाता है। देखो भाग किस में लगाया जा रहा है, 7 में। इसलिए क्या कहा जाएगा इसको, भाज्य। अब जो इनके जो जो आपने जितने का भाग लगाया, जो मान लो 3 का भाग लगा, तो 3 क्या कहलाएगा आपका, भाग का फल, मतलब भागफल कहलाएगा। और यदि कुछ बचा, जैसे यदि 8 होता तो कोई शेष नहीं बचता। लेकिन यदि यहाँ पर ये 7 है तो शेषफल कितना बचा, 1। और यही क्या है, जो 1 बचा, यही आपका क्या कहलाएगा, शेषफल। चाहो तो आप इस फॉर्मूले में रखकर देख लो, 7 आ जाएगा। जैसे भाज्य कितना माना आपने, 7। भाजक कितना माना है, कितना है, 2। भागफल कितना आया है, 3। और शेषफल कितना हुआ, 1। तो 3 दूनी 6 और 1 7। इसका मतलब 7 बराबर किसके हो गया, 7 के। इसका मतलब जो था हमारा फॉर्मूला वो बिल्कुल राइट था। इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे इन चीजों को। ठीक। अब हम देखेंगे भाज्यता की जांच। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, कि कोई संख्या 2 से कब कटेगी, कोई संख्या 3 से कब कटेगी, 4 से कब कटेगी, 5 से कब कटेगी, 6 से कब कटेगी। ये संख्याएं हमें देखनी है। ठीक। और इस तरह के सवाल अक्सर बनते हैं। और इस तरह के सवाल आपकी किताब में भी, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसमें भी बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं। तो को स्टार्ट करते हैं। जैसे 0 से विभाज्य है, मतलब जीरो जीरो को छोड़कर सभी से कट जाता है, ये भी ध्यान रखना। जैसे मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 0/0 क्या होगा, इसका आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। और यदि वो कह रहा है कि जीरो जीरो को छोड़कर सभी से कट जाता है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 5, 0/5, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। 0/6, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो ये तो है आपका जीरो। लेकिन 0/0 नहीं डिफाइन कर पाओगे, और ये कहाँ कंडीशन बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी अनंत कैसी कंडीशन। इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और एक से विभाज्य का नियम क्या कहलाता है, केवल एक ही विभाज्य होता है, अन्य किसी संख्या से विभाज्य नहीं होता। मतलब एक जो है वो सभी को काट देता है। जैसे आप देखो 12, 12/1 आंसर कितना, 12। 13/1 आंसर कितना, 13 है। आप कुछ भी ले लो, 100/1 ले लो तो आंसर कितना, 1। 100। तो एक तो ये तो देखो, इनसे इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन हाँ, हम क्रम से पढ़ रहे हैं तो हम केवल एक क्रम से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो बात ये 2 से भाज्यता का नियम, कि 2 से कौन कौन सी संख्या कब भाज्य होगी। तो देखो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, और बस इतना ही हो। तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक इनमें से कोई एक आ रहा है, तो वो संख्या हमेशा किससे कटेगी, 2 से विभाजित होगी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक एक सम संख्या है, तो वो संख्या हमेशा किससे कटेगी, 2 से कटेगी ही कटेगी। जैसे 150 है, 150 में देखो 0 आ रहा है, भाई 0 भी तो एक सम संख्या की श्रेणी में आती है। तो ये 150 जो है ये 2 से कटेगा। ऐसे ही 244 को देखो, 244 में क्या देख रहे हो आप, 4। इकाई अंक क्या है, 4। तो ये संख्या भी किससे कटेगी, 4 से कटेगी। ऐसे ही ये है आपका 25, 48, 756। इसमें देखो इकाई अंक कितना है, 6। तो ये संख्या भी 2 से कटेगी ही कटेगी। पीछे कितनी संख्या है ये मैटर नहीं करता। मान लो आपके पास 3 और भी बड़ी संख्याएं आ जाएं, ये। तो केवल आपको इकाई अंक देखना है। इकाई अंक यदि 2 से कट रहा है तो ये संख्या पीछे चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, ये संख्या हमेशा 2 से कटेगी ही कटेगी। अब जो 3 से जो आपकी अगली संख्या बनती है, जो 3 से विभाज्यता का नियम बनता है, वो कैसे बनता है। 3 से भाज्यता का नियम बनता है कि किसी भी संख्या के अंकों का जोड़ कर लो। यदि वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा आपका, यदि वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो आपकी संख्या 3 से कटेगी ही कटेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप लो 326। जैसे इनके अंकों को जोड़ो, 3 + 2 + 6, 6 और 2 8, और 3 क्या हुआ, 11। तो जो आपको ये यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 11 जो योग आया है, क्या ये 3 से कटता है, नहीं। पर जब ये 3 से नहीं कट रहा तो ये संख्या क्या होगी आपकी, 326 कभी भी डिवाइड नहीं होगी, पूरी तरीके से नहीं कटेगी। अब जरा 1700 इसको देखो, 1731 को जरा इनको जोड़ो, देखो 1 और 3 4, 7 4 11 और 1 12। क्या 12 3 से कटता है, हाँ। तो यदि 12 3 से पूरा पूरा कट रहा है तो 1731 संख्या भी क्या होगी, वो पूरी पूरी 3 से कटेगी ही कटेगी। जैसे और देखो,
क्या ये संख्या 3 से कटने के लिए तैयार है? हाँ देखो, 5 4 9, 9 दूनी 18, 18 18 कितने हो गए? 18 और 9 27, 27 और 6 33। जब 33 आया, 33 को 3 से भाग दोगे तो कितना होगा? पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब ये पूरा पूरा कट जाएगा तो ये क्या है? 45 996 भी किससे कट जाएगी? पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब आप देखो, अब आपको जोड़ना नहीं है इसमें, कैसे करना है? जैसे अब आप 6 को देखो, 3 जो है 6 को पूरा पूरा काट देता है, 3 जो है वो 9 को पूरा पूरा काट देता है, 3 जो है वो 9 को पूरा पूरा काट देता है, तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, यहीं छोड़ दो। बाकी क्या बचा? 5 4 9, 4 और 5 बचे, तो 4 और 5 को जोड़ लो, जहां जरूरत पड़े वहां जोड़ लो। और 5 4 9 हो गए, 9 को भी 3 पूरी तरीके से काट देता है। इसका मतलब ये जो संख्या है 45 996 की, ये पूरी पूरी संख्या आपकी कट जाने वाली है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर यदि हम 3 से भाज्यता का नियम देखें तो अंकों को योग को जोड़ लेना, और यदि अंकों का जोड़ जो भी आया निकल कर वो यदि 3 से पूरी पूरी तरीके से कट जाता है या पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या कैसी कहलाएगी आपकी? वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। जैसे एग्जांपल ले लो, ये कह रहा है संख्या है 467, स्टार लगाया है 893, ये 3 से कटती है। वो कह रहा है कि 3 से कटती है। फिर इस स्टार के स्थान पर कितने मानों के लिए योग 15 होगा? अब आप देखो, कितने मानों के लिए योग 15 होगा, कैसे कैसे फाइंड आउट करोगे? पहले तो ये देखो, इनके अंकों का जोड़ देखो जरा, कितना बनना है, कितना बनेगा? तो जोड़ लो, 6 4 10 और 7 17, 17 और 8 आपके, 17 और 8 बनेंगे आपके 25, 25 और 9 बन जाएंगे ये आपके 34, और 34 और 3 कितने बन जाएंगे आपके? 37। अब बताओ कि इसे ऐसी कौन सी संख्या लें जो ये यहाँ पर कितना, कि 3 से पूरा पूरा कट जाए। तो 3 से पूरा पूरा कटने के लिए से हम कितना और जोड़ना पड़ेगा? तो और जब 37 में 2 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 39। अब ये संख्या क्या है? 39 3 से पूरी पूरी कटेगी। तो इसका मतलब आपको इस स्टार के स्थान पर क्या लेना पड़ेगा? 2, 2 लेना पड़ेगा, जब ये संख्या क्या होगी? जब जाकर ये कटे। ठीक। 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? 4 से कहता है कि यदि किसी संख्या का, अब देखो, यदि हम 2 से विभाजिता का नियम देख रहे थे तो उसका हमने क्या देखा था? केवल इकाई अंक। और यदि आप 4 से विभाजिता का नियम देखोगे तो उसका इकाई अंक देखोगे और दहाई अंक, इसके दोनों अंकों को देखोगे। उसके साथ साथ यदि आप 8 से इकाई अंक देखोगे तो इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक को देखोगे। तो ये हमारे तीनों नियम एक साथ ही लग जाते हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, क्या ये संख्या 2 से कटेगी? हाँ, इकाई अंक 2 है तो 2 से कट जाएगी। क्या ये संख्या 4 से भी कटेगी? तो इकाई और दहाई के अंक देख लो केवल, तो इसमें 4 से भाग लगा के देखो तो 4 से 4 नाम 4 अट्ठे कितने होते हैं? 32। तो ये पूरी पूरी कटती है संख्या, तो इसका मतलब क्या है? ये 4 से भी पूरी पूरी कटेगी। पीछे क्या है? इससे कोई मतलब नहीं है। अब जरा इसे देखो, यदि हम ऐसे देख लें इसको, 2 4 8 और 512, तो ये क्या संख्या 8 से कटेगी? हाँ बिल्कुल कटेगी। देखो, 8 से कितनी बार कट जाएगी? 64 बार। इसका मतलब ये संख्या पूरी 8 से कटेगी। तो केवल आपको क्या करना है? 2 है तो इकाई अंक। अब देखो, 2 के बाद हमने क्या कर दिया? इसका 4। जब हमने इसको दोगुना कर दिया तो इसके भी 2 अंक ले लो। और जब हमने 2 को फिर से तिगुना कर दिया तो इसके 3 अंक ले लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा। और यदि आपसे 8 को भी दुगुना कर दो या फिर 2 को 4 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 16। तो फिर उसके कितने अंक देखने पड़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के अंक देखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो 4 से डिवाइड होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इकाई और दहाई के अंक देखने पड़ेंगे। जैसे इसे देखो, 36 है इसमें, तो 4 से भाग लगा देखो, 4 नाम 36। 48 है, 4 से भाग लगा देखो तो पूरा पूरा कट रहा है। 4 से भाग लगा देखो, पूरा पूरा कट रहा है। तो इसका मतलब 2336, 1848 और 1700 जो संख्याएं होंगी वो 4 से पूरी पूरी कटेंगी। नेक्स्ट है आपका 5 से विभाजिता का नियम। तो देखो, 5 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? 5 से विभाजिता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक 0 हो या 5 हो, इनमें से कोई भी एक हो, तो वो संख्या हमेशा किससे कटेगी? वो संख्या हमेशा 5 से कटेगी ही कटेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1195 को ले लो, इसमें इकाई अंक क्या क्या आ रहा है? 5। पीछे कितनी संख्या है मैटर नहीं करता, केवल और केवल आपको इकाई अंक देखना है। जैसे 1090 है, क्या ये 5 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी, क्योंकि इकाई अंक क्या है? 0। कितनी भी बड़ी संख्या ले लो आप, जो आपको अच्छा लगता हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अंत में या तो इकाई अंक आपका 5 आ जाए या फिर आपका क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो वो संख्या हमेशा किससे कटेगी? वो संख्या हमेशा 5 से कटेगी ही कटेगी। 6 से भाज्यता का नियम क्या कहता है? देखो, 6 से भाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, तो वो संख्या ये भी तय है कि वो 6 से विभाजित होगी। देखो, ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा क्योंकि 6 के 2 आप फैक्टर कर दो, 2 और 3 पर, और दोनों की गुणा लगा दो तो क्या बनता है? आपको 6 बन जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि यदि कोई संख्या 2 से कटती है और 3 से कटती है, दोनों से कटती है, तो वो संख्या ये भी तय है कि वो 6 से भी कटेगी।
फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है कि ये आपका 72,312 है। अब आप इसको देखो कैसे चेक करोगे। दो से चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि इकाई अंक चेक कर लो कि दो है तो ये दो से तो कटेगी। अब तीन से कैसे चेक करोगे, देखो सात और दो नौ, कहीं छोड़ दो। तीन और एक चार, और चार और दो कितना हो गया छह। छह भी किससे कट जाता है, तीन से कट जाता है। तो ये संख्या भी छह से पूरी तरह से कटेगी। ध्यान रखना कि बीच बीच में हम जोड़ते रहेंगे। यदि देखो सबको जोड़कर भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबको जोड़कर निकालोगे तो टाइम लगेगा। तो जहां तीन का गुणज बन जाए वहीं छोड़ दो सवाल को। जैसे सात और दो नौ, तीन के गुणज में आता है। ऐसे ही तीन और एक चार, और चार और दो छह, ये भी छह के तीन के गुणज में आता है। तो ये संख्या क्या होगी, तीन से कट रही है। और दो से हमने इसे पहले ही चेक कर लिया, तो ये संख्या क्या होगी, अब छह से भी पूरी पूरी कटेगी। उसी प्रकार इसे देखो, 1020 है। जब 1020 को आप चेक करोगे तो देखो इकाई अंक क्या है, जीरो। ये तो क्या है, ये तो तय हो गया कि दो से कट जाएगी। अब आप इनके अंकों को जोड़ लो, तो दो और एक तीन, तो तीन को तीन से भाग दें तो पूरा पूरा कटता है। तो ये संख्या भी आपकी 1020 जो है वो छह से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका सात से भाज्यता करके। तो वो सामान्यतः छह अंक की पुनरावृत्ति हो जाती है। कहीं भी देख लेना, यदि कोई संख्या में छह अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो वो संख्या क्या होगी, छह से सात से कटेगी ही कटेगी, सात से अवश्य कटेगी। जैसे तीन 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 तीन, तीन और तीन, यदि आपसे सात से भाग देकर देखें तो क्या होगा, ये पूरी पूरी कट जाएगी। चाहे आप भाग देकर देख लेना, आप दो दो को भाग देकर देख लेना, छह दो ले लेना और सात से भाग लगा कर देखना। तो वो संख्या भी हमेशा किससे कटेगी, वो संख्या हमेशा सात से कटेगी ही कटेगी। लेकिन जरूरी थोड़ी कि पुनरावृत्ति ही हो। हम तो ये चाह रहे हैं, हमें तो ये बता दो कि 28 सात से कटेगी या नहीं, या फिर 42 सात से कटेगी या नहीं, या 63 सात से कटेगी या नहीं, या फिर 343 सात से कटेगी या नहीं। ये हमें कैसे चेक करेंगे, देखो इनको चेक करने के लिए तरीका। 343 को देखो, 343 में इकाई अंक कितना है, तीन। इसमें दो से गुणा लगा दो, तो तीन दूनी कितनी हो गई, जब आपने दो से गुणा लगाया। और जो पीछे पीछे क्या इतना बच रहा है, पीछे बच रहा है आपका 34। 34 में से 6 घटा लो, तो 34 में से 6 घटाओगे तो 28। तो देखो क्या 28 सात से कटता है। हाँ, यदि 28 सात से कटता है तो ये संख्या जो 343 है, ये भी हमेशा किससे कटेगी, ये पूरी तरीके से सात से कटेगी ही कटेगी। किसी भी संख्या को हम इस तरह से निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या को सात से डिवाइड करने के लिए उसके इकाई अंक में दो से गुणा लगा दो, और जो पीछे संख्याएं बच रही हैं उसमें से उसे घटा दो जो आपने गुणा लगाई है। उसके बाद में जो रिजल्ट निकले उसे उसे आप सात से भाग लगाकर देख लेना। और यदि सात से भाग लगाकर वो पूरी पूरी कट गई तो वो संख्या भी क्या होगी, जितनी भी बड़ी संख्या हो मैटर नहीं करती, वो संख्या पूरी की पूरी सात से कट ही जाएगी आपकी। ठीक। आठ से भाज्यता का नियम क्या कहता है, आठ से भाज्यता का नियम अभी आपको बताया कि इकाई दहाई और सैकड़े के अंकों को ले लेना। जैसे ये आठ, आठ में क्या करना है, इस 848 में आठ से भाग दे दो। जैसे जीरो, आठ से 48, ये पूरा पूरा कट रहा, तो 6848 से पूरी पूरी कटेगी। ऐसे ये भी है, इसके तीन अंक लो, तो ये आठ से कट रही है, हाँ, आठ पंजे 40, तो ये पूरी पूरी कट रही है, तो ये भी आपकी क्या होगी, पूरी पूरी ही आंसर देगी, और ये आठ से हमेशा कटेगी। ठीक है। तो सम संख्या में यदि हम देखें दो से कौन सी कटेगी, तो दो के लिए हम इकाई अंक देखते हैं, चार के लिए इकाई और दहाई का अंक देखते हैं, और आठ के लिए इकाई दहाई और सैकड़े का अंक देखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। नौ से भाज्यता का नियम, नौ से भाज्यता का नियम तीन पर बेस है। जैसे तीन को आपने क्या देखा, अंकों का योग। यदि तीन से डिवाइड होता है तो वो संख्या तीन से कट जाएगी। अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, यदि अंकों का योग नौ से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या नौ से कट जाएगी। जैसे चार पाँच नौ, जरा जोड़ो, देखो नौ तो नौ से कट ही जाएगा, हटा दो। पाँच और चार कितने होते हैं, नौ। तो ये इसका मतलब ये संख्या जो है 459, ये नौ से कटेगी ही कटेगी। ऐसे ही इसे देखो, तो ये दो दो दो, जैसे ये क्या, ये नौ से कटेगी, हाँ। वो तीन और दो पाँच, पाँच और दो सात, सात और दो नौ। तो ये यदि योग नौ आ रहा है और नौ नौ से कट जाता है। यदि 18 आता तो भी कट जाती, 27 आता तो भी कट जाती, मतलब नौ के गुणज में होनी चाहिए। तो वो संख्या हमेशा किससे कटेगी, वो संख्या हमेशा नौ से कटेगी ही कटेगी। कोई भी संख्या ले लेना आप, बड़ी से बड़ी संख्या कोई सी भी ले लेना, जैसे नौ। ये संख्या, क्या ये संख्या नौ से कटेगी, देखो चेक कर लो जरा। नौ से कटने के लिए देखो, नौ भी कट जाएगा, नौ भी कट जाएगा, सात और दो नौ होते हैं, और इन्हें जोड़ लो, सात और तीन 10, और आठ 18। जब 18 है तो ये नौ से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये जो संख्या है आपकी, ये भी नौ से विभाजित हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल दिया उसने, यदि हम यहाँ पर देखें कि ये संख्या है कि स्टार दिया है 8000, ये है 875 स्टार 321 में, इसे 9 से पूर्णतः विभाजित करना है, तो ये बताओ कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा। और यदि हमें इसे 9 से पूर्णतः विभाजित करना है तो क्या देखेंगे, जोड़ कर लो। जैसे आठ सात 15 5 20 और तीन 23, 23 और दो 25 और एक 26, 26 जोड़ हो गया आपका। अब देखो
ऐसी कौन सी संख्या अगली आएगी 26 से, अगली संख्या कौन सी आएगी जो 9 के गुणज में होगी? तो 9 के गुणज में अगली संख्या है 27, और 26 को 27 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक जोड़ना पड़ेगा, जब भी 27 बनेगा। और 27 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? एक। इसमें एक जोड़ दो तो क्या बन जाएगी? वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखो, अगली संख्या इतने हैं, ये ए दिया है और ये आपका बी दिया है। इसका मतलब 8 7 6 1, 43 बी। 9 से विभाज्य है, 9 से कटनी चाहिए। यदि बी सम संख्या है और तो ए के सभी संभव मानों का योग कितना होगा? अब आपको ध्यान रखना है कि ए के जो संभव मान आएंगे वो कितने होंगे। जो कितने होंगे संभव मान, वो भी देख लेते हैं। वो यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर ये डिसाइड करना बड़ा कैड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी आपको ये यहाँ पर, इसको हम ऐसे ले लेते हैं इस सवाल को, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है कि इसे 9 से कटने के लिए ए और बी के स्थान पर क्या क्या आएगा। 9 से कटने के लिए ए और बी के स्थान पर आप क्या क्या ले सकते हैं? देखो ऐसे देख लो इसको, एक जोड़ लो, 8 7 15, 15 और 6 कितने हो गए? 21, 21 और 4 आपके 25 और 3 28। अब जो अगली संख्या बनेगी, अगली संख्या क्या बनेगी आपकी? अगली संख्या बनेगी जी आपकी 36। अब देखो 28 को 36 बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? 8 की जरूरत पड़ेगी। अब वो कह रहा है कि यदि b एक सम संख्या है, तो यदि b आप एक सम संख्या मान लो 2 मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या बनेगी? दूसरी संख्या कितनी बनेगी आपकी? 6, क्योंकि 8 बनाना है। वो ये नहीं कह रहा कि ए के सभी संभव मान कितने होंगे, वो ये कह रहा है कि ए का तो कोई भी मान हो लेकिन बी एक सम संख्या हो। आपकी जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी? 2 और 6 लिया जाएगा। बी के स्थान पर आप क्या लोगे? 2, और ए के स्थान पर आप क्या लोगे? 6। आपका कुछ भी आप यहाँ पर, या फिर ये भी कर सकते हैं कि ए के स्थान पर 2 ले सकते हैं और बी के स्थान पर 6 ले सकते हैं। तो इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर 26 बनेगा। ठीक है, तो 11 से भाज्यता का नियम देखेंगे। देखो इसमें क्या होता है कि एक छोड़कर एक का अंतर लिया जाता है। जैसे जैसे ये देखो, 17 92 112, 17 92 12, इसका मतलब 2 है। 2 के बाद एक छोड़ दो, 2 को ले लो। 2 के बाद 9 को छोड़ दो, 7 ले लो। उसके बाद में हमारे पास कोई संख्या बचती नहीं। उसी तरीके से 1 को लो, 9 को लो और फिर 1 को लो। तो जो ऊपर वाले आपने इस तरह से लगाए, जैसे 2 है, 2 है, 2 और 2 कितने हो गए? 4, और 4 और 7 कितने हो गए? 11। अब इनको जोड़ लो, 1 और 9 कितने हो गए? 10, और 10 और 1 कितने हो गए? 11। इन दोनों का अंतर या तो 0 आ जाए या किसी 11 के गुणज में आ जाए, तो वो संख्या हमेशा किससे कटेगी? 11 से कटेगी ही कटेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल और देखो, 78 15 17 लिया इसने, तो 7 लो, 7 और 5 कितने हो गए? 12, 12 और 8 कितने हो गए आपके? 20। उसी तरीके से इसे लो, जो छोड़े हैं आपने, 1 और 1, और 2 और 7 9, और 20 में से 9 घटा दो तो कितना बचेगा? 11। अब 11 11 से कट जाता है, तो इसका मतलब ये जो संख्या है ना 78 15 17, ये भी 11 से कटेगी ही कटेगी। कैसे? एग्जाम्पल देखो जरा इसका। अब यदि हम इसका कोई एग्जाम्पल देखें तो किस तरीके से एग्जाम्पल देखेंगे? देखो, वो कह रहा है कि 85 7 स्टार बनाया है और 32 है, तो ये कह रहा है कि इसे पूरा कटने के लिए, 11 से पूरा कटने के लिए इससे भाग देना होगा हमें। मतलब इस स्टार के स्थान पर क्या आएगा? और ये आपके पास ऑप्शन है, क्या क्या आएगा देखो। कैसे देखेंगे? 8 5 7 स्टार और 3 और 2। अब देखो एक छोड़कर एक काउंट कर लो, तो जैसे 2 स्टार, उसके बाद में 5, तो कितने हो गए? 5 और 2 कितने हो गए? 7। उसी प्रकार से 8 7 15, 15 और 3 कितने हो गए? 18। 18 में से 7 घटा लो, कितने बचेगा? जब 18 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा जी? 11। इसका मतलब क्या है? 11 तो 11 से कट जाता है। इसका मतलब सीधा सा है कि स्टार के स्थान पर आपको क्या लेना पड़ेगा? 0, क्योंकि पूरा का पूरा कट रहा है। यदि आगे पीछे होते तो हमें वहां पर जोड़ने की जरूरत पड़ती। अब हमें जोड़ने की भी कोई जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट। तो देखो, सेस्वल प्रमेय क्या होती है? सेस्वल प्रमेय मैंने अभी आपको बताया कि जो रिमाइंडर थ्योरम है हमारी, क्या होती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस क्या बनता है आपका? शेषफल, ये बनता है। तो कुछ सवाल देख लेते हैं सेस्पल प्रमेय पर भी। एक दो सवाल हैं, इनको देखकर और हम अपना चैप्टर को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे भाग्य की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक ही क्या है? भाजक क्या है? भागफल का 5 गुना। और भाजक ही फिर आगे कह रहा है शेष फल का क्या है? वो शेष फल का जो है वो आपका 3 गुना है। तो कह रहा है यदि शेषफल कितना है? 15 है, तो भाज्य क्या होगा? कैसे निकालोगे? तो वो शेषफल दे दिया उसने हमें।
और जब हमें शेषफल मिल ही गया तो हम सवाल को निकाल ही लेते हैं। शेषफल कितना दिया? 15। 15 को यहाँ रख दो आप, क्योंकि शेषफल यहाँ है, तो 15 यहाँ रखेंगे गुणा 3, तो कितना बनेगा? 15 3 45। तो जो भाजक निकल कर आया वो कितना बना आपका? 45। अब ऊपर की लाइन देखो जरा, भाजक किसके बराबर? भागफल गुणा 5 के। तो जब यहाँ से भाजक को उठाओ और यहाँ रख दो, तो 45 बराबर किसके हो जाएगा? भागफल, और गुणा किसके? 5 के। तो 5 से इसे काट दो, 5 ना 45। तो भागफल जो बना आपका वो कितना बना? भागफल बना जी 9। अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं सवाल में, क्योंकि सवाल ही खत्म हो गया। देखो, भाज्य निकालना, तो भाजक कितना निकाला हमने? 45। भागफल कितना निकाला हमने? अभी निकाला 9। और प्लस शेषफल कितना है? 15। तो गुणा लगा लो, 9 पंजे 45, और 9 चौके 36, और 36 और 4 कितने हो गए? 40। 40 में 15 और जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा? ये 400। ओ, शायद गुणा में गड़बड़ होगी कहीं ना कहीं। एक सेकंड जरा चेक कर लेते हैं इसको दोबारा से। देखो, भाजक क्या है? भागफल का 5 गुना है। ठीक है, भागफल का 5 गुना हो गया। और भाजक की शेषफल का क्या है? 3 गुना है। तो और भाज कितना हमारा भाजक कितना आया? 15। 15 थी 45। 15 थी 45 आया, 45 को हमने यहाँ रख दिया, तो 45 बराबर इतने, तो 5 नाम 45। ठीक है, इतना ही आएगा। और इसमें क्या जोड़ लो? इसमें जोड़ लो इसको, तो कितना हो जाएगा? 5 1, और ये 5 है 5 10, और ये आपका 1 और 1 2, और ये आपका 4, ये आपका 420 बनेगा। ऑप्शन नहीं है यहाँ पर कोई भी, लेकिन ऑप्शन से आप मैच मत खाना। तो 420 इसका आंसर बनेगा। जैसे अगला देखो, ये जब किसी संख्या को 102 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 87 बचता है। और जब इसी संख्या को 17 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? इसका मतलब क्या था कि जब किसी संख्या को, हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या थी वो, और जब इस संख्या को 102 से भाग दिया गया, मान लो एक बार चली वो, तो शेषफल उसने कितना छोड़ा? 80। को यदि संख्या निकालनी हो तो भागफल और शेषफल को जोड़ लेना, तो 7 और 2 कितने हो गए? 9। और यहाँ कितना हो जाएगा? 8। और ये हो जाएगा 189। 189 में इसका मतलब एक बार चली होगी जब वो चली होगी। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारे पास भाज्य आया, भाजक आया, वो कितना? 189। और 189 में आप 17 से भाग दे दो, कितना आएगा? 17 एकम 17। और 8 में से 7 गया 1 19, और 17 एकम 17। तो कितना बचा? तो इसका मतलब शेषफल कितना बचेगा? तो क्या ऐसे करोगे? ऐसा नहीं करना आपको। अब देखो, ये तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि हाँ, यदि कहीं फंसते हो तो आप इस तरह से सवालों को निकाल सकते हो। ठीक, तो इसको ऐसे करो, देखो जो शेषफल बचा है ना हमारा 87, इसी 87 को 17 से भाग दे दो जो हमारे पास है। तो जब आप इसे 17 से भाग दोगे तो 17 पंजे कितना होगा? 85। 7 में से 5 के कितना बचा? 2। तो शेषफल आपका डायरेक्ट निकल जाता है यहाँ से। इस तरह के सवालों में आप इतना बड़ा सांग नहीं करोगे। केवल क्या करना है? केवल जो शेषफल दिया है उसी को ही 17 से भाग दे देना, और जो आपका शेषफल निकल कर आए वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया, देखो कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा पूरी तरीके से। अब हमें इसकी करनी है शुरुआत एक्सरसाइज की, जो आर एस अग्रवाल का मैथ है वस्तुनिष्ठ वाला। इसके एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, दोनों में से कोई भी एक ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू।